गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम ऐसे के 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और वो प्लेलिस्ट में डली हुई है, और आज ऐसे का तीसरा पार्ट आ रहा है और वो है पर्यावरण से रिलेटेड। और ये जो ऐसे है वो 1000 वर्ड का है, 50 नंबर का होता है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 4 क्वेश्चन में से एक करना होता है। तो जो पर्यावरण दिया हुआ है इसमें से ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि पर्यावरण के सुरक्षा कैसे करें, पर्यावरण बचाओ कैसे करें, या फिर पर्यावरण से लाभ हानि, खाली पर्यावरण दे दिया हुआ है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप मेरा ऐसे जब पढ़ेंगे आगे अभी मेरे साथ, तो उसमें आप ये देखेंगे कि मैंने पर्यावरण को ना सिर्फ पर्यावरण जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है हमारे चारों तरफ का वातावरण, कि जैसे कि हम जीव जंतुओं की रक्षा करें, पॉल्यूशन से बचें, या फिर वनों का उन्मूलन ना करें, इस तरीके से खाली पर्यावरण को ना जोड़ते हुए मैंने पर्यावरण को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी मुद्दों से पर्यावरण को जोड़ा है। क्योंकि मेरा मानना है, जब मैं ऐसे लिख रही थी तभी मेरे माइंड में आया, क्योंकि किसी भी ऐसे को जब लिखो तो उसके डायमेंशंस 360 डिग्री होना चाहिए, यहाँ से घूमो और वापस यहीं पे आओ। तो मेरा उस टाइम पे ऐसा माइंड लग रहा था कि खाली इन्होंने सिर्फ पर्यावरण लिखा, बट इन्होंने ये नहीं लिखा कि पर्यावरण में क्या। और पर्यावरण का मतलब ही होता है कि हम जहाँ पे हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में, आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में समाहित समस्त आवरण ही पर्यावरण है। यहाँ पे मैंने पर्यावरण की डेफिनेशन दे दी कि हमारे आसपास के वातावरण में समाहित समस्त आवरण ही पर्यावरण है, जिसमें जैविक एवं अजैविक तत्वों का परस्पर संबंध पाया जाता है। अब उनमें से जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि आगे मैं बताती हूँ, चलिए क्या लिखा है। परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण, अर्थात हमारे चारों तरफ का आवरण जो संपूर्ण पृथ्वी को घेरे हुए है। जो कि ये 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का है, और लगभग 10 पेजेस 1000 वर्ड में लिखने होते हैं। तो पर्याप्त है कि हम एक ही चीज़ को 2 बार अलग तरीके से डिफाइन कर दें। अब जैसे यहाँ पे जैविक और अजैविक तत्वों का संबंध पाया जाता है पर्यावरण में, तो यहाँ पे जैविक तत्व क्या है ये बता दिया कि जैविक तत्वों की बात करें तो पशु पक्षी हो गए, मानव, पेड़ पौधे, तथा अजैविक तत्वों की बात करें तो पहाड़, मरुस्थल, नदी, यानी हमारे तरफ जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं वो हैं अजैविक, और जिनमें जीवन पाया जाता है वो हो गया जैविक तत्व। फिर अब देखो यहाँ पे मैंने उसी टाइम पे वो किया था कि कुछ मैं लिखूँ स्लोगन या फिर कुछ भी ऐसा पोएम टाइप, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, बट मैंने ट्राई किया। आत्मरक्षा करना है तो समाज रक्षा करो, समाज रक्षा करना है तो देश रक्षा करो, देश रक्षा करना है तो विश्व रक्षा करो, और अगर विश्व की रक्षा करना है तो पर्यावरण रक्षा करो। यानी कहने का मतलब ये था, तात्पर्य ये था कि अगर हमको अपनी स्वयं की रक्षा करनी है तो अल्टीमेटली हमें समाज की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए, विश्व की रक्षा करते हुए अल्टीमेटली पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। उपर्युक्त पंक्तियों में कहा गया है कि अगर हमें स्वयं की, समाज की, देश की एवं विश्व की रक्षा करनी है तो सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा करना अति आवश्यक है। यानी कि जो हमारा मूल मंत्र ये है कि हमें सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, तभी हम अपने आप की स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। अतः पर्यावरण को न केवल एक दृष्टिकोण से मतलब इसमें मैंने ये बताया है कि पर्यावरण को न केवल एक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ समझने की आवश्यकता है कि आखिर पर्यावरण है क्या। आगे बताया गया है पर्यावरण के बारे में। अब देखो, पर्यावरण को सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, राजनीतिक व धार्मिक तत्वों के साथ जोड़कर देखे जाने एवं उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने यहाँ पे बताया कि पर्यावरण को न केवल एक दृष्टिकोण से बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से, उन व्यापक दृष्टिकोण में क्या क्या आता है, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक तत्वों को अगर हम पर्यावरण से जोड़ के देखेंगे तभी हम पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जागरूक हो पाएंगे। आत्म प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और जब ये पैराग्राफ एग्जामिनर पढ़ेगा किसी भी ऐसे में, थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया हमने कि सामाजिक, आर्थिक और व्यापक दृष्टिकोण, तो मतलब उसको अलग ही माइंड में लगेगा कि हाँ, मतलब इनका जो डायमेंशन है वो ये नहीं है कि खाली बस हम लिख दिए कि प्रदूषण से बचाव करना चाहिए, ग्रीन हाउस जो गैसों का उत्पन्न
जो उद्भव हो रही हैं ग्रीन हाउस गैसेज, उनका हम बचाओ, ये वो वगैरह वगैरह, जैव विविधता से, है ना। तो ये सारी चीज़ों बस पे फोकस ना करते हुए मैं पूरा मतलब जो वातावरण है, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, हर तरीके से हर जगह का एक वातावरण होता है। जैसे समाज में जो है चल रहा है उसका भी एक पर्यावरण होता है, आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो चल रहा है उसका भी एक पर्यावरण होता है। तो हम सभी को एक साथ देखने की ज़रूरत है, तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। एक मिनट। अब पर्यावरण और समाज, हम पर्यावरण और समाज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया कि पर्यावरण और समाज की बात करें तो समाज का वातावरण व लोगों के बीच सामंजस्य का रहना आवश्यक है। पर्यावरण क्या होता है कि हमारे चारों तरफ के लोग कैसे हैं, उनके बीच आपसी संबंध कैसा है, ये सामाजिक पर्यावरण हो जाएगा। तो सामाजिक पर्यावरण में मुख्य भूमिका सामाजिक लोगों एवं उनके बनाए गए नियमों की होती है। बिल्कुल सही बात है। समाज के लोगों का जागरूक होना, चाहे वह अपने अधिकार के लिए हो, चाहे कर्तव्य हेतु हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान व दया भाव का होना, बंधुत्व भाईचारे की भावना का होना सामाजिक पर्यावरण को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की बात करें, अभी हमने पर्यावरण समाज का संबंध बताया है कि सामाजिक पर्यावरण क्या होता है, कि वहाँ के लोग कैसी भूमिका निभा रहे हैं, वो कैसे नियम का पालन कर रहे हैं, नैतिक या अनैतिक नियमों का पालन हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं। अब पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की बात करें कि अर्थव्यवस्था में पर्यावरण क्या होता है की बात करें तो किसी भी देश में आर्थिक असमानता व भेदभाव का अभाव, साथ ही आर्थिक असमानता ना हो, किसी भी देश में अर्थव्यवस्था में भेदभाव ना हो, साथ ही रोजगार के उचित अवसर मिले, भूख गरीबी का क्रमशः कम होना और आदि आर्थिक पर्यावरण को सकारात्मक बनाती है। तो आर्थिक पर्यावरण समझा दिया। जब हम हमारे आसपास के पाए जाने वाले पेड़ पौधों, वनों, पशु पक्षियों का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति स्वयं हमें बहुत से ऐसे अवसर प्रदान करेगी जिससे हम अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो हमने प्रकृति को अर्थव्यवस्था से भी जोड़ दिया है। इसी प्रकार पर्यावरण और प्रकृति की बात करें तो हमें प्रकृति और पर्यावरण जुड़वा बहनें तो हम की बात करें तो प्रकृति और पर्यावरण जुड़वा बहनें कही जा सकती हैं, क्योंकि प्रकृति में जो तत्व अथवा चीज़ें पाई जाती हैं वही पर्यावरण है। ठीक है। हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति रक्षति रक्षता है। मैंने लास्ट टाइम भी जब शायद पर्यावरण से आई डोंट नो किस पे मैंने ऐसे लिखा था, बट मैंने ये कोटेशन यूज किया था, संस्कृत का है कि प्रकृति रक्षित रक्षता है। अर्थात जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। ये वही बात हो गई कि एक हाथ दो और दूसरे हाथ से लो। हम यहाँ पे किसी कहावत का, मुहावरों का भी यूज कर सकते हैं, जब जो याद आए लिखते जाओ, बस हाँ टॉपिक से भटकना नहीं है। हम प्रकृति अर्थात पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि के संरक्षण हेतु कार्य करेंगे तो प्रकृति में एक संतुलन बना रहेगा, वह हम भी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहेंगे। अगर प्रकृति में संतुलन है, जैव विविधता उच्च स्तर पर है और जो खाद्य श्रृंखला है वो सुरक्षित है, तो नो डाउट वनों का उन्मूलन नहीं हो रहा है तो प्रजातियां विलुप्त नहीं होंगी और जैव विविधता बनी रहेगी। तो क्या होगा कि हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो भी सुरक्षित रहेगी और इस तरीके से प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी, एक तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होगी, तो हमें भी प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ेगा, यही बताया गया है। अब प्रकृति व राजनीति की बात करें तो राजनीति में समस्त राजनेताओं व समस्त आम जनता के मध्य एक संतुलित व सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। ऐसे शब्दों का यूज करना पड़ेगा हिंदी में, सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए, तभी राजनीतिक वातावरण सही रहेगा। वातावरण या पर्यावरण दोनों कह सकते हैं। आज के युग में राजनीति में संप्रदायवाद को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रत्येक धर्म दूसरे धर्म को लेकर कट्टर होता जा रहा है। जैसे एक उदयपुर वाला जो केस था, उसमें आप पता ही होगा, यहाँ पे मैं नहीं कहना चाहूँगी कुछ भी ऑनलाइन, पर संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे धर्म के प्रति कट्टरता बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाल ही में उदयपुर में जो सांप्रदायिक घटना हुई उससे राजनीतिक पर्यावरण को क्षति हुई। यहाँ पे आप समझने की ज़रूरत है कि पर्यावरण को मैंने एक ही
मतलब कि एक ही उस पर नहीं किया है, चारों तरफ से घुमा के पर्यावरण को किया है कि राजनीतिक पर्यावरण में क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत है करने की। तो राजनीतिक पर्यावरण को क्षति हुई है क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु होते जा रहे हैं। देश के उच्च राजनीतिक पदों पर आसीन लोगों को इस मुद्दे पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। अगर राजनीतिक वातावरण या पर्यावरण, यहाँ मैंने ऑब्लिक दिया हुआ है कि अगर राजनीतिक वातावरण या फिर अगर राजनीतिक पर्यावरण को सकारात्मकता की ओर से ले जाना है तो देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र आदि के भेदभाव से ऊपर उठना होगा, ये सबको पता है। अब पर्यावरण और धर्म की बात करें तो भारतीय हिंदू धर्म में आदिकाल जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता आदि से ही प्रकृति पूजा का प्रचलन चलता रहा है, बिल्कुल, जो मानव के पर्यावरण या प्रकृति के प्रति सकारात्मक व उचित दृष्टिकोण को दिखाता है। भारत में पीपल, बरगद, तुलसी, केला आदि के वृक्षों की पूजा होती है। साथ ही अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश आदि को प्रकृति का देवता मानकर पूजा जाता है। प्रकृति के प्रति मनुष्य का यह विश्वास ही यह बताता है कि भारतीय धर्म में प्रकृति का कितना ज़्यादा महत्व है। पर्यावरण का देश की संस्कृति व सभ्यता से भी संबंध है। हमने राजनीति से बता दिया पर्यावरण का संबंध, या फिर होता क्या है राजनीतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण क्या होता है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखा है कि पर्यावरण, उन्होंने ये नहीं बोला कि किस क्षेत्र में आपको बताना है। तो हमने सभी को पर्यावरण से बताते हुए, जोड़ते हुए अब हम आ गए हैं कि संस्कृति और सभ्यता से भी पर्यावरण का संबंध है। हमारी संस्कृति है कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलें तथा सभी जीवों की रक्षा करें, जो प्रत्यक्ष तौर पर पर्यावरण को ही बचाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी है, एक मिनट। सभ्यता और संस्कृति भारत की पहचान है, तो पर्यावरण भारत की आन बान शान है। देखो, संस्कृति और सभ्यता हमारे भारत की पहचान है। हमारा भारत जाना ही जाता है कि भारतीय लोग बहुत सभ्य होते हैं, उनकी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर अच्छे माने जाते हैं। तो अगर सभ्यता और संस्कृति भारत की पहचान है तो पर्यावरण क्या है भारत की? पर्यावरण भैया भारत की आन बान और शान है। सभ्यता अर्थात जब हम अपने परिवेश में कुछ अच्छा सीख कर ऊपर उठते हैं। हमारी सभ्यता है कि हम देश व विश्व में मौजूद सभी तत्वों की रक्षा करें। अतः सभ्यता व संस्कृति हमें यह बताती है कि पर्यावरण की रक्षा हम करेंगे तो पर्यावरण मानव की रक्षा करेगा। पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? अब भैया जैसे कि मेंस में जो टॉपिक दिया हुआ है पेपर 3 में कौन से यूनिट में, यूनिट 7 है शायद, पर्यावरण की 6 है, हाँ 7 है। तो उसमें पर्यावरण शिक्षा भी है। तो पर्यावरण शिक्षा को भी आप थोड़ा सा लिख दो कि पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक वर्ग, जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा, आयु के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के पर्यावरण के बारे में, उसके महत्व के बारे में जानकारी दी जाए। इससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी, वह पर्यावरण को सकारात्मकता की ओर ले जाने में तो प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा से मानव जागरूक होगा तथा ऐसे कृत्यों को नहीं करेगा जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए। तो यहाँ पे पर्यावरण की शिक्षा के महत्व को भी बता दिया गया, पर्यावरण शिक्षा क्या है ये भी बता दिया गया। उदाहरण के लिए गांवों में यह बताया जा सकता है कि वनों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तथा आगे चलकर वैश्विक तापमान बढ़ेगा और वैश्विक रूप से जनधन की और वह प्रकृति को हानि होगी। तो ये जागरूकता के लिए ये कार्य किए जा सकते हैं। और यह सूचना पहुँचाने हेतु नुक्कड़ नाटक, पोस्टर्स आदि का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये भी बताया है। पर्यावरण शिक्षा है तो सरकार द्वारा भी प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार द्वारा मुफ्त में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इससे जन जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही सरकार को भी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुलभता होगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पर्यावरण को सिर्फ एक ही दिशा में ना तोड़ते हुए, मतलब सभी अलग अलग डायमेंशंस का यूज किया मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसमें ऐसे में। पर्यावरण महत्व है क्या है? तो पर्यावरण महत्व की बात करें तो पर्यावरण की रक्षा से न केवल प्रकृति की रक्षा होगी बल्कि मानव जीवन से जुड़े सभी पक्षों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वही जो मैंने बातें बताई हैं वही होगा, है ना। पर्यावरण महत्व प्राकृतिक आपदाओं जैसे वनाग्नि, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात आदि से निपटने हेतु, क्योंकि अगर हम पर्यावरण और प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे तो प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखेगी और इन समस्त प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा करेगी।
इसी प्रकार पर्यावरण हमें जैव विविधता की ओर ले जाती है। पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण से प्रकृति में विविध प्रकार के जीव व पेड़ पौधे होंगे जो हमारी प्रजातिगत विविधता के द्वारा खाद्य श्रृंखला को भी पूर्णतः बनाए रखेंगे, जो कि पहले ही बता चुकी हूँ। जीवों के आवास हेतु भी पर्यावरण का महत्व है, जैसे कई पेड़ पौधे वन अधिकांश जीवों का निवास स्थल होते हैं। इसी प्रकार भारत व विश्व के समस्त मुद्दों हेतु इसका महत्व है। भारत में पर्यावरण की स्थिति की बात करें तो सन 1972 में पहली बार वैश्विक स्तर पर स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था तथा भारत भी उसके बाद से जागरूक हुआ तथा 1986 में भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। अब भारत में पर्यावरण की स्थिति क्या है, कब से भारत जागरूक होना शुरू हुआ इस क्षेत्र में, तो ये हमने बताया कुछ फैक्ट के माध्यम से कि 1972 में पहली बार वैश्विक स्तर पर सम्मेलन हुआ पर्यावरण की रक्षा के लिए और तब से भारत भी जागरूक हुआ। और उसका एक एग्जाम्पल देखने को आया कि 1986 में भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। फिर आगे बताया गया है कि इसी क्रम में सन 2000 में जैव विविधता भी लागू किया गया। इस प्रकार भारत ने न केवल औपचारिकता के रूप में मतलब दिखावा नहीं किया, बल्कि विधिक रूप में यानी कानूनी रूप में भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है। अब ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो कौन नहीं देगा नंबर। वर्तमान में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में मुंबई, दिल्ली जैसे कई ऐसे शहर हैं जो प्रदूषण में वैश्विक स्तर पर आगे चल रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स आती रही हैं। जो मुझे इसमें मार्क्स मिले हैं 50 में 30 मार्क्स मिले हैं, तो मैंने सर से पूछा कि सर मतलब और मैं इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ कि मुझे मार्क्स और अच्छे मिल सके, तो सर ने बताया कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, पूरा किया है पेपर, बट तो इसमें मैंने आपको कम मार्क्स जानबूझ के दिया ताकि आप इसमें और सुधार करें कि आप जो विभिन्न रिपोर्ट्स आती हैं जैसे प्रदूषण से रिलेटेड या फिर पर्यावरण से रिलेटेड, अभी कोप की बैठक हुई 27 या 28 जो भी, उन सबको आपको ऐड करके एक थोड़ा सा अपडेशन भी देना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो वहाँ पर मेरी कमी थी, जैसे मुझे 30 मार्क्स मिले हैं। 30 भी ठीक ठाक होता है, बट मुझे और चाहिए, तो इसके लिए मैं अभी और अपडेट करूँगी। तो क्या हो रहा था, हाँ, वैश्विक स्तर पर आगे चल रहे हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, इंदौर मध्य प्रदेश का है। जैसे शहर लगातार 6 सालों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छतम शहर के रूप में उभर कर आ रहा है। तो ये सारे एग्जांपल जो आपको याद आए लिखते जाओ। अतः भारत के समस्त शहरों को इंदौर से सीखने की ज़रूरत है। देन पर्यावरण को वास्तव में व्यापक स्तर पर समझे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने पर्यावरण को सिर्फ प्रदूषण, प्रकृति आदि से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब लोग समाज से या फिर धर्म से, अर्थव्यवस्था से पर्यावरण को जोड़ के देखते होंगे। परंतु वास्तविकता यह है कि पर्यावरण से मतलब हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू के वातावरण से है। यानी कि हमारा जीवन का प्रत्येक पहलू क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था एक पहलू है, हमारा समाज एक पहलू है, हमारा धर्म एक पहलू है। तो इन सभी पहलुओं में जो वातावरण पाया जाता है वो ही पर्यावरण है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अलावा भी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक तथा सामाजिक पर्यावरण भी है, जो अपने अपने क्षेत्रों में वातावरण को सकारात्मक या नकारात्मक रूप दे सकते हैं। ये एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। वास्तव में प्रकृति का संबंध तरह तरह मानवीय धर्म, समाज, सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था आदि से है। उसी प्रकार पर्यावरण का संबंध भी इन सभी तत्वों से है। अतः गांधी जी ने कहा है कि प्रकृति हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, परंतु हमारे लालच को नहीं। ये गांधी जी का कोटेशन है कि प्रकृति हमारी ज़रूरतें को पूरी कर सकती है, ज़रूरतों को, लेकिन लालच को नहीं। कि अगर हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगे कि नहीं हम वनों को काट के और ज़्यादा औद्योगिकरण करें और ज़्यादा अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, तो फिर वो प्रकृति विनाश का रूप धारण करेगी और प्राकृतिक आपदाएं अवश्य रूप से आएंगी। प्रकृति या पर्यावरण हमें उतना ही देंगी जितना हम उसे देंगे या पर्यावरण के लिए करेंगे। अगर हमें प्राकृतिक संतुलन चाहिए तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचकर रहना है, जैव विविधता तथा खाद्य श्रृंखला को बचा कर रखना है, तो हमें भी प्रदूषण पर नियंत्रण, वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ गया है। वन सभी जानवरों व पक्षियों के प्राकृतिक आवास
स्थल होते हैं, अतः वनों को नष्ट करने से उनके प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहे हैं तथा वे लंबे समय बाद प्रायः लुप्त हो जाते हैं, जो जितने भी जीव हैं, और जैव विविधता को हानि होती है। और जब जैव विविधता में कमी आती है तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से खाद्य श्रृंखला नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। अतः पर्यावरण की रक्षा करना मानव का कर्तव्य है, क्योंकि पर्यावरण क्षरण से समस्त जीव जंतु का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। एक मिनट। पर्यावरण को बचाने हेतु सरकारी, अब ये लास्ट पेज है और लास्ट पेज में मैंने थोड़ा सा सुझाव देते हुए निबंध का एंड करा है कि पर्यावरण को बचाने हेतु सरकारी व निजी क्षेत्रों को साथ में मिलकर कार्य करने, पर्यावरण शिक्षा देने, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। सरकार को कुछ कठोर नियमों को बनाने की आवश्यकता है, जैसे दिवाली में पटाखों को जलाना वर्जित किया गया है। इसी प्रकार उद्योगों से निकलने वाले गैसीय व ठोस अपशिष्ट की उचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारे मतलब कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं, हालांकि होता भी आ रहा है। अंततः यह कहना उचित होगा कि जब तक हम साथ स्वयं जागरूक न हो जाएं, तब तक किसी और से उम्मीद नहीं की जा सकती। अतः सरकार व निजी क्षेत्र के साथ साथ देश के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व व पर्यावरण के व्यापक दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। पर्यावरण न केवल प्राकृतिक चीज़ों से व प्रदूषण से संबंधित है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक वातावरण भी पर्यावरण का ही रूप है। तो ये हमने एंड कर दिया। और मैंने कितने नंबर पाए हैं, एक मिनट, ये 30 नंबर मैंने पाए हैं 50 में। कम लगा मुझे, मतलब 35 to 37 तक पाना चाहिए था, 40 तक, बट ठीक है। तो ये रहा आज पर्यावरण से रिलेटेड। मैं नेक्स्ट संडे लेके आऊँगी कुछ ना कुछ और कुछ अच्छा सा इसी से रिलेटेड टॉपिक। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।